हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो रिसेंटली अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत आराम से, शांति से हर कंसेप्ट को समझना है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, और जो अगर आपको ठीक लग रहा है तो कमेंट करके बताएं। और दूसरी बात, आप एक काम और करें कि पहले क्वेश्चन को रुक के आप खुद कमेंट में आंसर करें, फिर जो मैं आंसर बोलता हूँ उसके साथ मैच करें। इस तरह से क्वेश्चन करें तो आपको पता लगेगा कि हम किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरह से आपकी तैयारी है कि नहीं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से हमें डिस्कस करना शुरू करते हैं, अच्छे से शांति से सुनना है। और इससे पहले कि हम डिस्कस करें इन क्वेश्चंस के बारे में, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन ये है, आपको पता है अपनी वेबसाइट है दैट इज swmg.in। ठीक है, और मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो। और इस पे हम कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। और JKPSC के भी बैचेज चल रहे हैं। और पेपर 1 के साथ भी अगर पेपर 2 आप लेना चाहते हैं कॉम्बो पैकेज, तो भी आप ले सकते हैं। और बेसिकली अभी हमने इसमें 50% का ऑफर किया था। ठीक है, और वो अभी भी रनिंग में है, आज और रनिंग में है बेसिकली जन्माष्टमी पे। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट और या फिर मोबाइल ऐप। ठीक है, पेपर 1 या पेपर 2 के साथ पेपर 1 कॉम्बो पैकेज भी या JKPSC। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, और ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी से क्वेश्चन है। और आप देखते हो कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रिडक्शन इन एम्बियंट टेम्परेचर विद हाइट इज गामा। ठीक है, और ड्राई एंड सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट आर गामा डी एंड गामा एस रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे कुछ आपको कंडीशन दी हुई है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि यहाँ पे वो किसके साथ मैच करेगी, स्टेबिलिटी के साथ। तो हम सबसे इजी मोड देखें तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो सी वाली कंडीशन है, जहाँ पे एम्बियंट जो टेम्परेचर है, जो लैप्स रेट है वो, और प्लस जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो इक्वल है। तो ये कंडीशन होती है ड्राई न्यूट्रल की, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ड्राई न्यूट्रल यानी कि सी में 4 आएगा। अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो देखो हर एक ऑप्शन में सी में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ हम फिर अब दिक्कत हो गई भी, सी में 4 दिया हुआ है हर जगह। चलो फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं। अगर ये कंडीशन है डी वाली कंडीशन, जहां पे हम बात करते हैं, जहां पे बेसिकली सैचुरेटेड जो लैप्स रेट है वो ग्रेटर देन है जो एम्बिएंट जो लैप्स रेट है उससे, और बेसिकली जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो लेस देन है इससे, जो एम्बियंट जो लैप्स रेट है उससे। तो ये जो कंडीशन बनती है ये कंडीशनली अनस्टेबल की कंडीशन बनती है। ये भी हम पढ़ते हैं क्योंकि ये कंडीशनल होता है। तो डी का बेसिकली 2 आता है, तो सी का 4, डी का 2। तो सी का 4, ठीक है, डी का 2। इस तरह से भी बहुत ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन इस तरह से भी हो गए, सी का 4, डी का 2, इस तरह से भी बहुत ऑप्शन हैं। चलो अब हमसे वो सीधा क्वेश्चन पूछना ये चाह रहा है कि तुझे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में कितना पता है। तो अगर ये कंडीशन, ये बी वाली कंडीशन देखो, ये बी की कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है? बी में यहाँ क्या होता है कि आपको स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन का तो पता ही है। अगर कोई एयर पार्सल है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में सिंक करने की कोशिश करेगा वापिस, तो वो कैसी कंडीशन होगी? वो स्टेबल कंडीशन होगी। ठीक है, और अगर ये एयर पार्सल ऊपर जाएगा, है ना, तो वो कैसी कंडीशन होगी? अनस्टेबल कंडीशन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में देखिए, जो एम्बियंट एयर का जो लैप्स रेट है वो ज्यादा है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से। यानी कि कोई एयर पार्सल है और उसका जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बेसिकली ये जो है, ये इसका जो लैप्स रेट है वो ज्यादा है। यानी कि जो टेम्परेचर हो रहा है कम, वो जल्दी जल्दी कम हो रहा है। लैप्स रेट का मतलब यही है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो इसका बाहर का जो बेसिकली एटमॉस्फेयर है वो कूल डाउन जल्दी हो रहा है ना, ज्यादा कोल्ड है कंपैरेटिवली इस पार्सल के। तो अगर ये कूल है और पार्सल बेसिकली कंपैरेटिवली वार्म है तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये कंडीशन कौन सी होगी? अनस्टेबल कंडीशन होगी। तो ये जो बी वाली कंडीशन है वो कैसी है? ये अनस्टेबल कंडीशन है। तो एब्सोल्युटली अनस्टेबल कंडीशन है बी का 1। तो बी का 1, सी का 4, डी का 2, इस तरह का अगर ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन हमें मिल गया, ये थर्ड ऑप्शन। अब ए का तो 3 बच ही गया, ठीक है ना, बेसिकली ये स्टेबल कंडीशन आ गई।
क्योंकि ये बी से अपोजिट कंडीशन है। यहाँ पे जो सैचुरेटेड लैप्स रेट है वो ज्यादा है, तो यानी कि पार्सल है वो जल्दी ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है तो बेसिकली हैवी होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, सिंक करेगा तो नीचे आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थ्योरेटिकल में बड़ा अच्छे से हम डिस्कस भी करते हैं, समझते भी हैं, और अब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन सुनिए। ये कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस ऑफ स्लज ट्रीटमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट। यानी कि आपको स्लज ट्रीटमेंट का प्रोसेस दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह का कंडीशन आपसे पूछी गई है। तो अगर इसमें सबसे पहले करने वाला जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, थिकनिंग होता है। क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले थिकनिंग है, यानी कि डी सबसे पहले आ रहा है। और उसके बाद अगर देखें, और इसमें सबसे लास्ट में अगर देखें ना, सबसे लास्ट में होता है रिडक्शन। थिकनिंग सबसे पहले होता है और सबसे लास्ट में होता है रिडक्शन। तो डी और सबसे पहले ई सबसे लास्ट। और इस तरह का जो ऑप्शन बन रहा है वो सेकंड नहीं, फोर्थ बन गया। फोर्थ ऑप्शन बन गया DACBE। तो राइट ऑप्शन ये हो गया। इसमें सबसे पहले क्या होगा, थिकनिंग होगा। क्या होता है हम बात करेंगे। उसके बाद स्टेबलाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद कंडीशनिंग हो गया, यानी कि DAC। उसके बाद बेसिकली डीवाटरिंग हो गया और सबसे लास्ट में रिडक्शन हो गया। लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ है, वो करेक्ट है। और एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ऑप्शन क्यों गया है। बेसिकली बात समझिए। सबसे पहले हम थिकनिंग की बात करते हैं, तो क्या है ये। दिस इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप as it concentrate the sludge by removing excess water। इसमें एक्सेस वाटर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, थिकनिंग की जाती है स्लज की। यानी कि दिस इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप एज इट कंसंट्रेट्स द स्लज। स्लज को कंसंट्रेट करता है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, उसको रिमूविंग करते हैं और मेकिंग इट इजियर टू हैंडल। और सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि अच्छे से हैंडल कर पाए। बेसिकली अगर बहुत पानी होगा तो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं और उसको कंसंट्रेट करते हैं स्लज को। दिस इज कॉल्ड थिकनिंग। ये सबसे पहला स्टेप है जब हम सीवेज को ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंड है स्टेबलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व डाइजेशन टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन द स्लज एंड स्टेबलाइज इट। और इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि आपको सीवेज की बात है तो ऑर्गेनिक मैटर है ही बेसिकली, है ना। तो इन्वॉल्व डाइजेशन टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, है ना, इन द स्लज एंड स्टेबलाइज इट। ये इसका सेकंड स्टेप है, स्टेबलाइज करना। फिर है कंडीशनिंग। स्लज इज कंडीशनड बिफोर डीवाटरिंग टू इंप्रूव इट्स सॉलिड सेपरेशन बाय एडिंग केमिकल और हीट। यानी कि इसमें कंडीशन हम क्या करते हैं, स्लज इज कंडीशन बिफोर डीवाटरिंग, क्योंकि डीवाटरिंग इसके बाद है, तो डीवाटर से पहले हम क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं इसको, क्योंकि इंप्रूव कर सके सॉलिड सेपरेशन, है ना, सॉलिड को अच्छे से सेपरेट कर सके बाय एडिंग केमिकल और हीट। उसके बाद होता है डीवाटरिंग। आफ्टर कंडीशनिंग स्लज इज डीवाटर्ड टू रिमूव मोर वाटर, रिजल्ट इन ड्रायर सॉलिड प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद होता है रिडक्शन। दिस स्टेप एम्स टू डिक्रीज द स्लज वॉल्यूम आफ्टर often through process like chemical oxidation। तो ये स्लज जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका फर्स्ट से लेके लास्ट स्टेप तक है, ये ध्यान रखना है। अलग अलग से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थिकनिंग क्या होता है, स्टेबलाइजेशन क्या होता है, डीवाटरिंग या रिडक्शन या कंडीशनिंग क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है और ऐसा भी क्वेश्चन आपसे अरेंज भी किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में है ना। ये आर्टिकल के क्वेश्चन है, आर्टिकल को मैच करना है। यहाँ पे 51AG दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, ये 48 है, 48A है। तो आप इसको मैच करिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे 49 थोड़ा सा इनसे हमें अलग लग रहा है, तो इसको मैच करेंगे तो ये मैच होगा यहाँ पे, प्रोटेक्टिंग ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि बी का 1 आएगा। और बी का 1 हमारे पास दो ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बेसिकली 48 यहाँ पे, क्योंकि 48A हम इन्वायरमेंट से देखते हैं, 51AG में ड्यूटी आती है। अगर हम बात करें 48 का, जो हमारे पास सी है, उसका क्या है बेसिकली 48 अगर सीधा बात करें, दैट विल बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि सी का हमारे पास 4 आएगा। तो सी का 4 आ गया है और बी का 1 आ गया है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारे पास बन जाता है बेसिकली थर्ड ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो 51AG है जो ड्यूटी की बात करता है, इसमें सेकंड आ ही गया,
to protect and improve the national environment, including forest, lakes, river, and wildlife, and to have compassion for living creature. एंड 48A है, डीपीएसपी में हम बात करते हैं, और इसका राइट ऑप्शन क्या आंसर हो गया, थर्ड हो गया, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दैट विल बी द आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ये मैच का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं इन्वायरमेंट में, या फिर हम EIA की भी कुछ बात करते हैं, तो इस तरह के कुछ हम आर्टिकल्स की भी बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बड़ा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीच अर्थ एज ए पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, EMR की बात करते हैं, CGH, UVI, NRS से बात करते हैं, कॉस्मिक, गामा, ये सब, तो आपसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीच अर्थ एज ए पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, कौन कौन सी पहुंचती है एज ए पार्ट ऑफ। देखो गामा और एक्सरे ज्यादा नहीं पहुंचेगी क्योंकि हाई एनर्जी होता है, तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट का, विजिबल का आएगा, इंफ्रारेड का भी आता है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर C, D और E है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, याद रखना इसका राइट आंसर C, D और E है। आपको पता था क्या आंसर? अगर यस तो इसका कमेंट में बताना कि हाँ हमें ये आता था या नहीं आता था, प्लीज बताओ, और मैक्सिमम इंटरेक्शन करो, तभी हम इस सीरीज को प्रॉपर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। गामा रेज एंड एक्सरे, दीज आर हाई एनर्जी रेडिएशन दैट आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द सरफेस। ये बेसिकली सरफेस पे नहीं आता है ज्यादा, और हाई एनर्जी होते हैं तो लार्जली एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर में। विजिबल लाइट, दिस इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ दैट ह्यूमन कैन सी, कंसिस्टिंग ऑफ कलर लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट, ये प्योर हम पढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज are filtered out by the ozone layer. A portion still reach the earth and can contribute to skin tanning and sunburn, होता है ना, थोड़ा बहुत इसका पोर्शन आता है। और IR, infrared radiation, this type of radiation is responsible for the heat we feel from the sun and play a key role regulating the earth's temperature. तो ये important है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखोगे। इनका हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं, तब भी बड़ा जिक्र करते हैं, इनका भी ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैच करना है। बेसिकली यहाँ पे कुछ हेल्थ रिलेटेड टर्म्स दी हुई है और इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या है? तो जब हमें नाम से यह कोई स्टडी है बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी, तो साइंस ऑफ इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम एक को 3 मैच कर देंगे। और फिर है एक्सपोजर असेसमेंट, यानी कि कितना एक्सपोजर हुआ है, यानी कितना उस पर इम्पैक्ट आया, उसका असेसमेंट करना, यानी कि एस्टिमेशन लगाना कितना इम्पैक्ट आया है। तो ये बी का हम क्या ले आएंगे, एस्टिमेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंटेमिनेट ऑन ह्यूमन। इसका एक्सपोजर का असेसमेंट, कितना एस्टिमेशन लगाएंगे कि कितना इम्पैक्ट आया है, ये हो गया। अब बात करें रिस्क का असेसमेंट करना, यानी कि पब्लिक रिस्क कितना हुआ है, इसको इवेल्युएट करना, तो सी का 2 आ गया। और रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, हम कुछ एक्शन लेंगे, तो एक्शन टेकन टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल हेल्थ हजार्ड, डी का 1 आ गया। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो हमारे पास, यानी कि ए का 3 है, डी का 1 है, इस तरह का ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बन गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब बात करते हैं हम ना, जैसे देखो हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आते ही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आपको पता है 2030 तक अचीव करना है, ये सब बातें हम डिस्कस करते ही हैं। अब आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 गोल्स हैं, है ना। अब आप मुझे कमेंट में बताना टोटल टारगेट्स कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 गोल्स हैं, इसको हमें मैच करना है कि कौन सा गोल किसके लिए है, इनका क्या एम है, क्या गोल है, कितने नंबर का, और इस सीक्वेंस में भी हमें याद करना होता है। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 की बात करें तो किसकी बात करता है 7? अफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है ना। ये आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, है ना। तो ए का 4 आ गया। और सस्टेनेबल 6 है, वो किसकी बात करता है? 6 क्लीन एंड सैनिटेशन की बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, ठीक है।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 है, वो किसकी बात करता है? जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है ना। अगर सी की बात करें, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 बेसिकली इम्प्रूव हेल्थ एंड केयर, है ना, बिल्कुल हेल्थ एंड केयर की बात करता है। और अगर डी की बात करें तो दैट विल बी जेंडर इक्वालिटी। तो इसका राइट आंसर यानी कि ए का मेरे पास आ गया 4, और बी का मेरे पास आ गया बेसिकली 6 का 1 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन हो गया मेरे पास 1, ठीक है, क्या हो गया 1। और डी का 3 है, ध्यान रखना, डी मतलब SDGs 5 है, 5 का मतलब है बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ये सारे को आपको सीक्वेंस में याद रखना है, यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाती है, प्लीज ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं ये भी बता दो आप, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स भी बताओगे ना। जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे तो हमें लगेगा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर हमें आगे भी बात करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर मजा नहीं आता। और अपने बैचेज चल ही रहे हैं, अगर आप उसमें थ्योरी प्रैक्टिस प्रॉपर सब करना चाहते हैं तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस इन कॉन्टेक्स्ट टू वाटर ट्रीटमेंट। ये यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट के कुछ बात लिखी हुई है, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन और ग्रिड चैम्बर। आपको ये पूछा है कि इसमें कौन सा ऐसे जो केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है, हम बात कर रहे हैं ना, फिजिकल ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल है, तो आपको केमिकल प्रोसेस पूछा है, इसमें कौन सा है। देखो ये बाकी जो है सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ग्रिड चैम्बर, ये अगर समझ पा रहे हैं आप, ये सारा फिजिकली है जो सेटल डाउन होता है। कोएगुलेशन में क्या होता है, जब कोएगुलेट होता है, एनाफ्लेकुलेशन हम बात करते हैं, जब बेसिकली एलम का यूज करते हैं, दिस इज द केमिकल ट्रीटमेंट, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स को पास लाया जाता है, तो ये कोएगुलेशन इसका राइट आंसर आएगा, दिस इज द केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड आ गया। और इसमें लिख भी दिया है, कोएगुलेशन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ केमिकल लाइक एलम और फेरिक सल्फेट टू वाटर which destabilize the particle and cause them to clump together forming flux, है ना। This process prepare the water for further removal of solid through sedimentation and filtration। अब जब वो पास पास आ जाएंगे, है ना, तो वो बैठेंगे नीचे। तो सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन important setup in water treatment, it is a physical process where particles settle down due to gravity, no chemical added during this stage। Filtration remove smaller particle from the water by passing it through a filter, while this process follow coagulation, it is also physical, है ना, बिल्कुल है। ग्रिड चैम्बर, a grid chamber is a physical process that remove heavy particles like sand and gravel from the water by slowing down the flow, it is not considered the chemical treatment process। तो केमिकल में क्या था, कोagulation था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, प्लीज ध्यान रखना। लगते बहुत सिंपल है लेकिन ये गलतियां करवा देते हैं। अब नेक्स्ट है कि कुछ इन्वायरमेंट के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन लिखे हुए हैं, और उसका कौन से ईयर में अडोप्टेशन हुआ है ये पूछा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन इंटरनेशनल एग्रीमेंट से आता ही आता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करें तो कब हुआ था, आपको पता ही है, सोलर अलायंस 2015 में, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको पता है क्या, हेडक्वार्टर कहाँ है बताना। और इसमें कौन से देश के साथ हमने मिलकर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया है ये भी बताना। दोनों होमवर्क है आपके पास। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में है, बिल्कुल है। उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बेसिकली ये 1992। और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताना, बी का हो गया 3, है ना। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि CBD है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस से आया है ना, या कौन से कन्वेंशन से निकल के आया है। जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है कहाँ से ये निकल के आया है ना, कहाँ पे डिस्कस हुआ ये भी बताना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में हो गया, यानी कि ए का 2 आ गया, ए का 2 आ गया, बी का अपने पास 3 आ गया। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1997 याद आता है, ठीक है, बिल्कुल। और NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 आता है, बिल्कुल है। यानी कि हमारे पास डी का 1 है, सी का 4 है, ठीक है, बी का बेसिकली 3 है और ए का 2 है। तो इस तरह के ऑप्शन हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गया, क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना, सेकंड। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, और ये गलतियां जो हमारी हो सकती है उनको हमें रिमूव करना है, और वो प्रैक्टिस से होगी। और आप किसी भी तरह का मतलब टेंशन नहीं लेना है, चित्त को शांत रखते हुए, खुश रहते हुए काम करना है। और अगेन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अपनी वेबसाइट आपको पता है, दैट इज www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे हम अभी स्टार्ट हो चुके हैं अपने लाइव सेशन, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस,
पेपर 1 के भी और जेके के भी लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज बेसिकली 50% ऑफर है। अगर आप विलिंग हैं तो आज तक ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी फिर वापस सेम दिसंबर तक वही सेशन रहने वाले हैं, वही प्राइस रहने वाला है। ये 1-2 दिन आपको और दिए गए हैं क्योंकि जन्माष्टमी है और भी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, आप खुश रहिए और अपने चित्त को शांत रखिए। और आपको ये सेशन कैसा लगा क्वेश्चन का, प्लीज मैक्सिमम कमेंट करके बताइए, जिससे हम इस चीज को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। क्योंकि आपको, मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, तभी इस चीज को कंटिन्यू रखा जाएगा, वरना फिर हम कुछ और देखेंगे कि और कुछ करना चाहिए कि नहीं। लेकिन इस तरह का जो सीरीज है वो आपको कैसा लगा, आप प्लीज बताइए। अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।